रचयिता, भारत रत्न और दुनिया के सबसे ज़्यादा विद्वान, पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा डिग्रीधारी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से प्रारंभ करके ये आज आपके धुलकोट में 7वें दिन में हम धुलकोट नगर का भ्रमण किया और यहाँ के साथियों से मेल मुलाकात किया। यहाँ से यह यात्रा आगे बढ़ेगी और आज डोंगर चिचली होकर, बरुड़ होकर और ढालकी से आज शाम को नागलवाड़ी तक पहुंचेगी। कल सेंधवा और फिर पानसेमल, फिर राजपुर, बड़वानी, खेतिया, इस तरह से हम 11 तारीख को खेतिया पहुंचेंगे और 13 तारीख को गुजरात, उससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली में आदिवासी एकता परिषद का 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन हो रहा है। वहां पर जाकर यह यात्रा उस सम्मेलन में हिस्सा बनेगी और 15 जनवरी 2024 को इस यात्रा का आंशिक रूप से समापन होगा। जैसे कि लगभग मेरे साथियों को जानकारी है कि हमने बचपन से संघर्ष करके शासकीय विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ के और 4 प्रकार की शासकीय सेवा करने के उपरांत सेल टैक्स अधिकारी के पद से 31 अगस्त 2023 को वीआरएस लिया और वीआरएस के उपरांत चूँकि मेरे बचपन का ही ये शौक़ है, उत्साह है कि समाज और देश के लिए कुछ कर गुजरना है और मेरे साथ में कई सारे युवा साथी और कई सारे विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। तो पूरा जीवन जो 20 साल की मेरी सर्विस बची थी वो समाज और देश के नाम पर परिवार के सहमति से समर्पित किया है। तो ये 4 शब्द चुने मैंने, संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र। इन 4 शब्दों को लेकर लाइफ टाइम काम करने का एक प्रण लिया है और इन्हीं के माध्यम से जब जब किसी बड़े कार्यक्रमों में जाएंगे, प्रसिद्ध स्थलों पर जाएंगे या बड़े किसी हस्ती से मिलने जाएंगे तो इसी जनसंवाद यात्रा के माध्यम से जाएंगे और रास्ते में पड़ने वाले गांव के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, संवाद करते हुए, वहां के परिस्थितियों से जानते हुए, वहां की समस्याओं के बारे में जानते समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जब जहां उचित मंच मिलेगा वहां पर वहां के जो स्थानीय लोगों की समस्या उचित जगह पर रखने का प्रयास करेंगे। तो ये इस यात्रा का मकसद है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि भारत देश अनेकों संस्कृति से समाहित है। विविध संस्कृति से सुंदरता लिए हुए मेरा भारत देश महान है और अनेकता में एकता लिए हुए हैं। यहाँ जात पात धर्म का भेद भारत देश का संविधान वर्जित करता है और यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों के अधिकारों की बात की गई है और सभी वर्ग के अधिकार सुरक्षित रहे, ये लोकतांत्रिक मूल्य की एक पहचान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसके रहते हुए हम सब लोगों का जीवन ठीक से चल पा रहा है। चाहे विद्यार्थी की बात हो, मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, व्यापारी की बात हो, जनप्रतिनिधियों की बात हो। ये भारत देश का संविधान नहीं रहेगा तो फिर हम राजतंत्र की तरफ वापस बढ़ेंगे। और आप लोग देख रहे हैं आए दिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत देश के संविधान की वजह से उनको तकलीफ हो रही है और उस संविधान को या तो बदलने का प्रयास कर रहे हैं या तो उसे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन देश का संविधान नहीं रहेगा तो ये निश्चित बात है कि जो भारत देश दुनिया का सबसे अच्छा देश और उसका संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, उसमें जो हम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की बात है, तो जो मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, जनप्रतिनिधि है या किसी भी जाति धर्म पंथ को मानने वाले लोग हैं, जो भारत देश का संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की जो बात कहता है, यदि संविधान नहीं रहेगा तो उन सब के अधिकार खत्म हो जाएंगे और देश में फिर से तानाशाही और हिटलरशाही आ जाएगी जो कभी ज़माने में हुआ करती थी। तो साथियों,
ये चार जो शब्द मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो प्रकृति, तो प्रकृति दुनिया को चलाने के लिए आवश्यक है, और प्रकृति में इंसान से लेकर प्राणी मात्र से लेकर पहाड़ से लेकर जंगल से लेकर पानी से लेकर और सारा पर्यावरण वातावरण शामिल है। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर हम लोगों ने जंगलों की अत्यधिक कटाई करना प्रारंभ कर दिया है। नदियों के ऊपर बड़े बड़े डैम बनाकर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास हमने निरंतर किया है। जमीन के अंदर खनिज संसाधनों को निकालने के लिए या उसका दोहन करने के लिए अत्यधिक खुदाई चालू कर दी है, और ज़्यादा चाहिए ऐसा करके हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है उसके अंदर रासायनिक खाद और रासायनिक बीज, रासायनिक दवाइयाँ और बीटी हाइब्रिड का बीज डाल करके ज़मीन को बंजर बनाने का प्रयास हम लोगों ने निरंतर जारी रखा है। इससे प्रकृति का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ते जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी सर्दी का समय चल रहा है लेकिन बारिश हो रही है। गर्मी के समय में इतनी गर्मी पड़ती है कि व्यक्ति सहन नहीं कर पा रहा है। सर्दी के समय में जो सर्दी कम होना चाहिए वह सर्दी नहीं हो रही है। वर्षा के टाइम पे या तो वर्षा नहीं होती है तो इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि आपके जो कृत्रिम बनाए हुए डैम कई जगह पे टूट रहे हैं, और हमने विकास के लिए बनाए, लेकिन जब भूकंप आता है या अतिवृष्टि होती है, डैम टूटता है तो सारा उसके नीचे के हिस्से को बर्बाद करते हुए निकल जाता है। वो हिंदू को नहीं देखता, मुस्लिम को नहीं देखता, आदिवासी को नहीं देखता, दलित को नहीं देखता, ओबीसी को नहीं देखता, ब्राह्मण को, बनिए को, किसी को नहीं देखता है, और वो विनाश करते हुए निकल जाता है। तो जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप और विष वर्षा, ये सब दुनिया में चालू हो चुका है, और आप लोग भूले नहीं हैं ये विकट स्थिति को। दुनिया में कोरोना महामारी जैसी बीमारी आई और हम लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, और जिन्होंने ज़्यादा चाहिए ऐसा करके कि मेरा जीवन व्यवस्थित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ऐसा करके इकट्ठा करके रखा था, उन लोगों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और जीवन बचाने के लिए अरबों खरबों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, लेकिन हम जीवन को बचा नहीं पा रहे थे। और दुनिया को जितने हम लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सब चीज़ें हमने निर्मित की, लेकिन उसके भी ताले लग गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि कुदरत ने जो एक संरचना बनाई है उसके खिलाफ यदि हम जाएंगे तो इस प्रकार की विकट स्थितियां देश और दुनिया के सामने आने वाली हैं। तो समय रहते हुए हम लोगों को समझ जाना है, और ये जो हमारा मानव जीवन मिला है हर किसी को नहीं मिलता है, ये किस्मत वाले को मानव जीवन मिलता है। तो अपने लिए तो जिए, परिवार के लिए भी जिए, लेकिन मानवता के लिए और इंसानियत के लिए जिए, और अपने आसपास के लोगों का जीवन कैसे व्यवस्थित हो सके, उनके जीवन में कैसे खुशहाली आ सके, इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा। हो ऐसा रहा है कि पानी तो अभी हमने बेचना चालू कर दिया है। यदि अच्छा पानी चाहिए ऐसा करके यदि किसी को चाहिए तो 20 रुपये 10 रुपये खर्च करना पड़ता है, तब जाके पीने को पानी मिलता है। हम जैसे ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं वहाँ तो पानी फिर भी आसानी से मिल जाता है। शहरों में चले जाइए आप, 20 रुपये होंगे तो पानी मिलेगा, 20 रुपये नहीं होंगे तो पानी आपको नहीं मिलने वाला है। और जैसे मैंने कोरोना में ऑक्सीजन की बात करी, तो ये समय निश्चित है आने वाला कि हम ऐसे ही प्रदूषण, वायु प्रदूषण करते रहेंगे तो जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। और ऑक्सीजन के सिलेंडर, हेलो, ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसके पास में पैसे होगा वो खरीदेगा, और पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लटका के घूमते रहेगा, वही आदमी जितना रहेगा, बाकी लोगों को जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो विकट स्थितियां दुनिया पे आ रही हैं, तो ये जनजागरण करने के लिए, संवाद करने के लिए, दुनिया में इंसान के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति, प्रकृति के प्रति, संस्कृति के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो संवेदना खत्म हो रही है उसको जगाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और इस यात्रा के साथ में 6-6, 7-7 वकील चल रहे हैं, और इस यात्रा की शुरुआत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर लूना भूरिया जी और
मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के 3 रिटायर्ड डीएसपी ने हरी झंडी दिखाई है। ये यात्रा किसी जाति धर्म पंथ को लेकर नहीं है। क्योंकि हम आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए कई सारे लोगों को ये लगता है कि ये तो सिर्फ आदिवासियों की बात है, और आदिवासियों की बात जरूर है, लेकिन आदिवासियों में मानवता और इंसानियत छुपी हुई है, ये भी हमको समझना है। आदिवासी किसी को मारने की बात नहीं करता, उसकी सुरक्षा के लिए कभी कुछ कर लिया हो अलग बात है, लेकिन दुनिया में यदि बड़े बड़े हथियार बनाए हैं, बम बनाए हैं, तोप बनाए हैं, तो किसने बनाए हैं? आदिवासियों ने कोई बनाया है? कोई ऐसा वैज्ञानिक है आदिवासी समाज का? नहीं है। तो जो हिंसा का मार्ग है वो आदिवासियों का नहीं रहा है। हिंसा का मार्ग जो दुनिया वाले हमको सीख देते हैं वो हिंसा के मार्ग पे है। विश्व युद्ध को लड़ने के लिए आदिवासी कभी नहीं जाएगा। उसको राजपाट की लड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको तो जितना चाहिए उतना प्रकृति से लेता है और बाकी सुरक्षित आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ देता है। तो आदिवासियों से डरने की जरूरत नहीं है। आदिवासी आपकी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, जंगल को बचाने की बात कर रहा है, जमीन को बचाने की बात कर रहा है, और खनिज संसाधनों को बचाने की यदि बात कर रहा है तो आने वाले समय में न सिर्फ ये आदिवासियों के काम आएगा, ये आपके भी बच्चों के काम आएगा, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। तो इसलिए ये मानवता इंसानियत के आंदोलन में और जल जंगल जमीन बचाने के इस आंदोलन में, जैसे कि हसदेव का जंगल है छत्तीसगढ़ के, वहाँ के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस देश की व्यवस्था मान नहीं रही है। हम तो इस जंगल को काट के ही रहेंगे। वहाँ के लोगों की संवेदना को देखिए कि यहाँ पर पर्यावरण वातावरण बिगड़ेगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, यहाँ का प्राणी जीव मात्र परेशान होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी। ऐसा करके वो जंगलों से झाड़ों से लिपट रहे हैं, फिर भी इस देश के हुक्मरानों में संवेदना नहीं जाग रही है। ऐसे लोगों की संवेदना जगाने के लिए हम लोगों को जगह जगह जाना पड़ रहा है। और ये जो जंगल काट रहे हैं वो भूल में है कि जंगल काट के हम सुरक्षित बचेंगे, उनका भी जीवन खतरे में है। आदिवासी तो मरेगा, लेकिन आदिवासी बाद में मरेगा, पहले उसकी बारी आएगी। हम ऐसी दुआ नहीं करते, लेकिन ऐसा यदि कृत्य करेंगे तो ये प्रकृति खुद अपना रूप दिखाएगी। आखिरी बात कहूँगा मैं, जैसे कोरोना की बात कर रहे थे हम, तो कोरोना में जो विकसित और विकास की बात हम करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े विकसित राष्ट्र और दुनिया की सबसे विकसित सिटियों में और गांव में, दोनों में कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं, तो कोरोना ने सबसे ज़्यादा नुकसान शहरों में या विकसित देशों में किया या गाँवों में किया? बताइए मुझे। सबसे ज़्यादा नुकसान विकसित कंट्री और विकसित सिटी में हुआ है। और हमारा तो जीवन, कभी कहते हैं कि आदिवासी समाज को जीने की अक्ल नहीं, रहने की अक्ल नहीं, पहनने की अक्ल नहीं, खाने की अक्ल नहीं, और उसकी परंपरा संस्कृति में कुछ मूल्य नहीं है। लेकिन ये दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं, समझदार लोग हैं, उनने कहा कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। आदिवासी का जो अनपढ़ व्यक्ति, पगड़ी वाला व्यक्ति, बरसों से जानता था कि हम हवा खुली में रहेंगे, एक मकान यहाँ रहेगा, दूसरा मकान यहाँ रहेगा। हम लोगों को ये लॉकडाउन का कोई असर नहीं हुआ, जानते हम लोग। तो ये दुनिया वाले जो लोग हमारे बीच में आते हैं, पंथ को लेकर, धर्म को लेकर और अनेकों प्रकार के चीज़ें लेकर आते हैं, तो उनसे हमारा इस यात्रा के माध्यम से संदेश है, मेरा ही नहीं बल्कि महाश्वेता देवी वर्मा जो इस देश की महान लेखिका हुई हैं, उनका संदेश है कि आदिवासियों के बीच में यदि आप लोग जाते हैं तो उनको सुधारने के नाम पे मत जाइए, आप खुद सीखने और स्वयं को सुधारने के नाम पे जाइए। क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की जो भावना है आदिवासी समाज में मौजूद है। तो मेरे आदिवासी समाज में यदि कोई आ रहा है तो मेरे आदिवासी समाज को